तो चलिए आज की बातचीत एक दिलचस्प विरोधाभास से शुरू करते हैं। सोचिए, एक नई एक्ट्रेस है, करियर बस शुरू ही हुआ है और उसे एक बहुत बड़ी फिल्म मिलती है। लेकिन उस फिल्म में एक सीन है जिसे करने में वो कंफर्टेबल नहीं है। वो जानती है कि मना करने का मतलब है कि ये मौका हाथ से गया, शायद इंडस्ट्री में आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाए। फिर भी वो अपने उसूलों पर अड़ी रहती है और कहती है, नहीं, ये मैं नहीं करूंगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये तमन्ना भाटिया के शुरुआती करियर की सच्चाई है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा। और अब आज की तस्वीर देखिए। आज अगर किसी बच्चे को भी उनकी तस्वीर दिखाएं तो शायद वो उन्हें बाहुबली की अवंतिका के तौर पर नहीं, बल्कि आज की रात गाने वाली डांसर के तौर पर पहचानेगा। तो सवाल यह है कि ये इतना बड़ा बदलाव ये आया कैसे? जिस एक्ट्रेस ने उसूलों के लिए करियर दांव पर लगा दिया था, वो आज अपनी परफॉर्मेंस में खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह क्यों पेश कर रही है? हमारे पास जो सोर्सेस हैं उनके आधार पर चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर हालातों से किया गया एक समझौता। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2005 से। तमन्ना सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने चांद सा रोशन चेहरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। और ये कहना कि फिल्म नहीं चली, ये शायद बहुत छोटा शब्द होगा। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। हाँ, बुरी तरह। और यहीं पर ना करियर का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, बॉलीवुड में इतनी बड़ी नाकामी के बाद कोई भी नया एक्टर हिम्मत हार सकता है, लेकिन तमन्ना ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत स्मार्ट फैसला लिया। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपना फोकस साउथ सिनेमा की तरफ शिफ्ट कर दिया। और ये फैसला उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ, खासकर 2007 में। तो साउथ में ऐसा क्या था जो बॉलीवुड में पहली बार में काम नहीं कर पाया? उन्हें वहां ऐसे रोल्स मिले जो उनकी उम्र और पर्सनालिटी से मैच करते थे। देखिए, हैप्पी डेज में वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, एक ऐसी लड़की जिससे युवा दर्शक तुरंत कनेक्ट कर गए। बॉलीवुड ने उन्हें एक टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन की तरह लॉन्च करने की कोशिश की थी, जो शायद उनकी उम्र पर फिट नहीं बैठा, जबकि साउथ सिनेमा ने उनकी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली मासूमियत को भुनाया और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। अच्छा, मतलब उनकी नींव साउथ में बहुत मजबूत बन गई थी। बहुत ज्यादा। 2007 के बाद उनका ग्राफ लगातार ऊपर ही गया। अयान, पैया और खासकर 2011 में आई 100% लव जैसी फिल्मों ने तो उन्हें तेलुगु और तमिल सिनेमा की टॉप लीग में पहुंचा दिया। वो अब सिर्फ एक हीरोइन नहीं, बल्कि एक ऐसी बैंकेबल स्टार बन चुकी थी जिनके नाम पर फिल्में चलती थीं। मतलब अपने दम पर फिल्म हिट कराने वाली एक्ट्रेस। बिल्कुल। अवार्ड्स, बॉक्स ऑफिस सफलता और एक मेन स्ट्रीम हीरोइन की पक्की पहचान, उनके पास सब कुछ था। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। साउथ में इतनी बड़ी सफलता के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड का दरवाजा खटखटाया। 2013-14 की बात है ये। हिम्मत वाला, हम शक्ल जैसी फिल्में आईं, लेकिन नतीजा पहले से भी बुरा रहा। बिल्कुल। ये फिल्में सिर्फ फ्लॉप ही नहीं हुई, बल्कि क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को सिरे से नकार दिया। ये उनके करियर का एक बड़ा झटका था और इस नाकामी के बाद वो वापस साउथ लौट गई। और यहीं पर हमें एक पैटर्न की पहली झलक मिलती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म अल्लूडू सीनू में अपना पहला फुल फ्लेश्ड आइटम सॉन्ग किया, लबार बोमा। तो क्या ये एक सोचा समझा फैसला था या बस एक एक्सपेरिमेंट? उस वक्त तो ये शायद एक एक्सपेरिमेंट ही लगा हो, लेकिन अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि ये उनके करियर की एक नई दिशा की, कह सकते हैं कि एक अनजाने में हुई शुरुआत थी। ये वो पॉइंट था जहां उन्होंने एक ऐसे जॉनर में कदम रखा जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। तो बॉलीवुड में दूसरी नाकामी के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका करियर एक जगह ठहर सा गया है, लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल दिया, है ना? बिल्कुल। बाहुबली ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सुनामी थी। 2015 में अवंतिका के रोल ने उन्हें रातों रात नेशनल सेंसेशन बना दिया। जिस हिंदी ऑडियंस ने उन्हें हिम्मत वाला में रिजेक्ट किया था, उसी ने उन्हें अवंतिका के रूप में सिर आंखों पर बिठाया। ऐसा लगा कि अब तमन्ना का करियर सिर्फ दमदार फीमेल सेंट्रिक रोल्स की तरफ ही जाएगा। उनके पास अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सुनहरा मौका था। हाँ, एक बहुत बड़ा मौका था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाहुबली के बाद उनके करियर ग्राफ में एक अजीब सा कंफ्यूजन दिखता है। ऐसा क्यों? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। बाहुबली के बाद उम्मीद थी कि वो बहुत सोच समझकर फिल्में चुनेंगी,
लेकिन 2016 से 2019 के बीच उन्होंने जो फिल्में की, उनमें कुछ हिट थीं, कुछ एवरेज, पर उनके रोल्स में वो दम नहीं था। वो धीरे धीरे एक लीड एक्ट्रेस से ज़्यादा फिल्मों में सिर्फ कमर्शियल वैल्यू या ग्लैमर जोड़ने वाली एक्ट्रेस बनती जा रही थीं। उनका स्टारडम तो था, पर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। और फिर 2020 के बाद आया OTT का दौर। ये तो उनके लिए एक नया मौका होना चाहिए था। हाँ, और उन्होंने कोशिश भी की। जी करदा, लव स्टोरीज 2 जैसी सीरीज में काफी बोल्ड और अलग तरह के किरदार निभाए। उनके काम को नोटिस भी किया गया, लेकिन उन्हें वो मास अपील वापस नहीं मिली जो थिएटर में मिलती थी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि OTT में टैलेंट के लिए दरवाजे खोल दिए थे। दर्शकों और मेकर्स दोनों के पास इतने विकल्प थे कि किसी एक एक्टर पर फोकस करना मुश्किल हो गया था। नतीजा ये हुआ कि फिल्में भी कम मिलने लगीं और OTT पर भी वो अपनी एक खास जगह नहीं बना पाईं। और यहीं से कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ पलट दिया। एकदम सही। 2023 में रजनीकांत की फिल्म जेलर आई और उसके साथ आया गाना कावाला। ये गाना एक वायरल फिनोमिनल बन गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, हर जगह सिर्फ कवाला था। इस एक गाने ने तमन्ना को उस लेवल की विजिबिलिटी दी जो उनकी पिछली कई फिल्में मिलकर भी नहीं दे पाई थीं। वो एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। और 2024 में आज की रात गाने ने तो जैसे इस पर मोहर ही लगा दी। बिल्कुल, 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज। 1 बिलियन। इस एक गाने ने उन्हें मौजूदा दौर का सबसे बड़ा आइटम सॉन्ग फेस बना दिया। इसने उनकी पूरी इमेज को रीडिफाइन कर दिया। लोगों के दिमाग से उनकी फिल्में और एक्टिंग की बातें पीछे छूट गईं और एक डांसिंग सेंसेशन की छवि सबसे ऊपर आ गई। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ 1 या 2 गानों ने उनकी पूरी इमेज बदल दी? वो आज भी तो फिल्में कर रही हैं, वो OTT पर काम कर रही हैं। क्या दर्शक इतना जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दर्शक भूलते नहीं है, लेकिन वो उसे याद रखते हैं जो सबसे ज्यादा और सबसे जोर से दिखता है। कवाला और आज की रात की ऑनलाइन विजिबिलिटी उनकी किसी भी हालिया फिल्म या सीरीज से 100 गुना ज्यादा रही है। आज के वायरल कल्चर में आपकी पहचान वही बन जाती है जो ट्रेंड कर रहा हो, और इस वक्त तमन्ना का डांस ट्रेंड कर रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? एक एक्ट्रेस जो पैन इंडिया स्टार बनने की काबिलियत रखती थी, वो अब आइटम सॉन्ग्स और क्लब परफॉर्मेंसेस पर क्यों फोकस कर रही है? क्या ये सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात है? पॉपुलैरिटी एक हिस्सा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत सीधा और बड़ा कारण है, पैसा। अच्छा, तो अब जरा हिसाब किताब की बात करते हैं, क्योंकि जो नंबर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। हाल ही में 31 दिसंबर को गोवा में एक न्यू ईयर इवेंट में 6 मिनट की डांस परफॉर्मेंस के लिए तमन्ना को कथित तौर पर 6 करोड़ रुपए मिले। मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति मिनट। और ये 6 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। इंडस्ट्री में बड़े बड़े मेल एक्टर्स भी न्यू ईयर इवेंट्स के लिए इतना चार्ज नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि उनकी डिमांड सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि लाइव इवेंट सर्किट में कितनी जबरदस्त है। अब इसकी तुलना अगर हम उनकी फिल्म की फीस से करें तो कितना फर्क है दोनों में? जमीन आसमान का। एक पूरी फिल्म करने के लिए जिसमें महीनों की मेहनत, शूटिंग, फिर प्रमोशन के लिए पूरे देश में घूमना, इंटरव्यू देना, ये सब शामिल होता है। उसके लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें करीब 4 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं एक आइटम सॉन्ग के लिए जिसकी शूटिंग में मुश्किल से 2-3 दिन लगते हैं, उन्हें 5 से 6 करोड़ मिल रहे हैं। तो जब आप एक लाइव परफॉर्मेंस के 6 करोड़ को एक पूरी फिल्म के 4 करोड़ से तुलना करते हैं, तो आर्थिक तर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये एक सोचा समझा बिजनेस फैसला है। बिल्कुल। जब फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही थी और एक एक्टर के तौर पर पुरानी पहचान वापस नहीं मिल पा रही थी, तब शायद उन्होंने ये समझा कि उनकी सबसे बड़ी USP इस वक्त एक्टिंग नहीं, बल्कि उनका ग्लैमर और डांस है। आज वो वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स और प्राइवेट शोज के लिए एक टॉप चॉइस बन चुकी हैं, जहां ऑर्गेनाइजर्स उन्हें भारी भरकम रकम देने के लिए तैयार हैं। अब वापस उस शुरुआती कहानी पर चलते हैं। स्वाभिमान के लिए करियर दांव पर लगाने वाली एक्ट्रेस और आज की तस्वीर, उनकी परफॉर्मेंस को ओवर सेक्सुअलाइज्ड कहा जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन कहा जाता है। हर परफॉर्मेंस में लगभग एक जैसे कपड़े, एक जैसे डांस मूव्स। ये उस शुरुआती इमेज से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे जटिल पहलू है। कई विश्लेषक इसे एक दुखद सच्चाई के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि बाहुबली के बाद उनमें एक टॉप टियर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने की पूरी क्षमता थी,
जो मतलब मीनिंगफुल किरदारों के लिए जानी जाती। लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आर्थिक रूप से सुरक्षित तो है, पर कलात्मक रूप से शायद उतना सम्मानजनक नहीं माना जाता। लेकिन आइटम गर्ल बनने में हर्जी क्या है? काम तो काम है। आज के दौर में तो कई बड़ी एक्ट्रेस स्पेशल सॉन्ग्स करती हैं। देखिए, सिद्धांत रूप में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐतिहासिक रूप से आइटम गर्ल का टैग मेन स्ट्रीम हीरोइन के करियर के ढलान का संकेत माना जाता था। ये एक तरह की टाइप कास्टिंग है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बाहुबली ने उन्हें जिस लीग में खड़ा किया था, ये रास्ता उससे बिल्कुल अलग है। सवाल यही है कि क्या ये एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है या करियर का डाउनग्रेड? तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने आखिर में अपने स्वाभिमान से समझौता कर ही लिया? ये कहना शायद बहुत सरल होगा। इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। शायद उन्होंने ये महसूस किया कि एक एक्टर के तौर पे उन्हें वो मौके नहीं मिल रहे थे जिनकी वो हकदार थीं, और उन्होंने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपना करियर बना लिया। तो एक नज़रिए से देखें तो ये उनके शुरुआती उसूलों से एक बड़ा भटकाव है, लेकिन दूसरे नज़रिए से ये एक बेहद प्रैक्टिकल और बिजनेस के लिहाज से समझदारी भरा फैसला भी हो सकता है। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप सफलता को कैसे मापते हैं, कला से या बैंक बैलेंस से। तो ये थी तमन्ना भाटिया के करियर की कहानी, एक उसूलों वाली नई एक्ट्रेस से लेकर साउथ की सुपरस्टार बनने तक, फिर बाहुबली से मिली राष्ट्रीय पहचान, और आखिर में आज की सबसे बड़ी डांसिंग सेंसेशन बनने तक का सफर। आर्थिक तर्क बिल्कुल साफ है और एक बिजनेस मॉडल के तौर पे ये शायद शानदार है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसकी एक कीमत है जो शायद उनकी कलात्मक पहचान और उनके शुरुआती मूल्यों से जुड़ी है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां एक एक्ट्रेस का करियर बहुत लंबा नहीं होता और मौके कम होते जाते हैं, क्या मुख्य भूमिकाओं के अनिश्चित रास्ते पर चलने की बजाय अपनी पॉपुलैरिटी को परफॉर्मेंस के जरिए भुनाकर लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा चुनना एक समझौता है, या ये आज के दौर का सबसे समझदारी भरा करियर मूव?